Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट टर्म के लिए मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूं हर टॉपिक के ऊपर, जिससे आपको फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम देने में मज़ा आए और आप काम कर सको। उसी के रेफरेंस में ये टॉपिक है ग्रेविटेशन का। अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि कितने वीडियो में कंप्लीट होगा ये, लेकिन कोशिश करूँगा कम से कम वीडियो में पूरा हो जाए। देखिए, ग्रेविटेशन बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत आसान चैप्टर है। इस चैप्टर का मतलब कहाँ से शुरू हुआ ये चैप्टर, क्या है इसके पीछे लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऑब्जेक्ट को छोड़ दीजिए, तो आप देखते हो कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ? हम कहते हैं कि इसको वेट नीचे ला रहा है, नहीं, एक और कॉन्सेप्ट है, ये कोई तो फोर्स है जो इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रहा है टुवर्ड्स द अर्थ। इस फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम दिया गया इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसको हम जिस चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट चैप्टर इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, अब देखिए इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको। सबसे पहला पॉइंट इसमें नोट करिए, देयर आर 2 पॉइंट मासेस। ये हमारे पास 2 पॉइंट मास है। दो पॉइंट मास है, एक स्मॉल m1 और एक स्मॉल m2। देयर आर 2 पॉइंट मासेस। ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं r डिस्टेंस पर। याद रखना, m1 एंड m2 आर द पॉइंट मासेस separated a distance r, placed in air or vacuum, हमेशा इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। अट्रैक्टिव फोर्स, दिस अट्रैक्टिव फोर्स F is directly proportional to m1 into m2. F is directly proportional to 1 upon r square. That is inverse square law. F is equal to, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा G, m1 m2 अपॉन r square. G is called universal gravitational constant. Why it is called universal gravitational constant? इसलिए कहलाता है कि अगर हम इन दोनों मासेस के बीच में कोई भी मीडियम ला करके रख दिया, आयरन की एक बॉल खड़ी कर दिया आपने, तब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यही होगा। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी हर जगह वैल्यू सेम रहती है। ठीक, इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये इसकी यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। डायमेंशनल फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे। आप आजकल डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोर्स। लेकिन याद रहे, ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए है, ओनली फॉर पॉइंट मासेस। लिखिए, कैपिटल G, द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज फर्स्ट determined by
द इंग्लिश साइंटिस्ट कैवेंडिश वाइवा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। इंग्लिश साइंटिस्ट कैवेंडिश, वो इंस्ट्रूमेंट क्या था जिसके थ्रू ये मेजर किया गया था? लिखो, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज कॉल्ड टॉर्सनल बैलेंस। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था टॉर्सनल बैलेंस। साइंटिस्ट का नाम था कैवेंडिश और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था टॉर्सनल बैलेंस। तो एक तो ऑब्जेक्टिव के पर्पस से ये पॉइंट याद रखेंगे। अब इसी पर एक प्रॉब्लम है, एक एग्जाम्पल नोट करिए। एग्जाम्पल, देखिए, ये हमारे पास एक ही मटेरियल के बने हुए दो स्फीयर हैं, सेम साइज के दो स्फीयर हैं, और एक ही मटेरियल के हैं, एक दूसरे को टच करते हुए रखे हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज गिवन बाई F is equal to infinity, F is inversely proportional to R square, F is directly proportional to R to the power 4, none of these. Which one is correct? हो सकता है कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? देखिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, ये इसकी रेडियस है r और ये इसकी रेडियस हो गई r। तो हम करते क्या हैं, इस स्फीयर को पॉइंट मास मान लेते हैं। इस स्फीयर को हमने पॉइंट मास मान लिया। एक मास ये हो गया और एक मास ये हो गया। ये मास m और ये मास m, और दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई बताइए? 2r। दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? 2r। आपने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, G m1 m2 m स्क्वायर अपॉन 2r का होल स्क्वायर। F इज इक्वल टू G m स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। इसके हिसाब से आप कहोगे कि इसका आंसर 2 हो जाना चाहिए। F is inversely proportional to r square, but it is the wrong answer. अब why is the correct answer? What is the correct answer? देखिए, क्यों ये आंसर सही नहीं है? आप ये बताइए, मास जो है यहां पर, मास इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो। मास इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्यों? क्योंकि यहां पर मास भी रेडियस का फंक्शन है। तो अब यहां से बताइए, F इज इक्वल टू क्या हो गया? G m स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर करोगे ये 16 हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, r टू दी पावर 6 हो जाएगा।
रो स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, F इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर G रो स्क्वायर 9। ठीक, अब आप देखिए यहां पर ये आर स्क्वायर ये कैंसिल होकर के r टू दी पावर 4, यहां पर ये सब चीजें ये बताइए कांस्टेंट हैं, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू दी पावर 4। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू दी पावर 4। बोलिए कोई डाउट? बोलिए कोई डाउट? समझ आ गया सबको ये? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसका थर्ड आंसर सही है। अब आप देखिए नेक्स्ट, देखिए अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकेंड पॉइंट। ये हमारे पास एक पॉइंट मास रखा हुआ है, से कैपिटल M। ये अपने चारों तरफ एक फील्ड सेटअप कर देता है, और उस फील्ड के अंदर हम किसी मास को छोड़ दें तो वो इस मास को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में एक फोर्स काम करने लगता है, और फोर्स आ गया तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, समझिए इसमें काफी कंफ्यूजन रहता है। ये एट इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर हम इससे कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत दूर चले गए, इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। हमारा एक पॉइंट मास यहां रखा हुआ है, इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लिखो, वर्क डन टू ब्रिंग ए point mass, not charge, point mass from infinity to a point in gravitational field. In gravitational field is called ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, उस वर्क डन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। किसी टाइम पर ये मास आप यहां पर ले आए और ये यहां से एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है, एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ। तो ये बताइए इस मास को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स से, एफ से। तो लिखिए एफ इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फोर्स हुआ, आपने इसको बहुत छोटी डिस्टेंस पर डिस्प्लेस कर दिया, बहुत छोटी डिस्टेंस पर डिस्प्लेस कर दिया से dx। आपने इसको यहां पर dx डिस्टेंस पर डिस्प्लेस कर दिया गया, तो कितना वर्क करना पड़ा? dw। GMM फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क करना पड़ा।
बोलिए, आप सपोज करिए इंफिनिटी से यहां पर ला रहे हैं, इंफिनिटी से आप यहां पर ला रहे हैं, r डिस्टेंस पर ला रहे हैं, इंफिनिटी से r डिस्टेंस पर ला रहे हैं, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? जब यहां से d हटाएंगे तो इस साइड में इंटीग्रल आ जाएगा, अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। अब बताइए x की वैल्यू शुरू में क्या थी बताइए? इंफिनिटी, और कहां पर लाकर के आपने रख दिया? r डिस्टेंस पर। इंफिनिटी से इंफिनिटी पर शुरू में x क्या था? इंफिनिटी, बाद में क्या हो गया? r डिस्टेंस। ठीक, अब आप देखिए इंटीग्रल ऑफ, अभी आपने इंटीग्रल नहीं पढ़ रखा लेकिन मैं फिर भी आपको समझाता हूं, ये इंफिनिटी टू r माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कभी भी फिजिक्स में आ जाए, तुम इसका इंटीग्रल याद रखो, माइनस 1 अपॉन एक्स, ये इंफिनिटी और ये r, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन r, because 1 upon infinity becomes 0. 1 upon infinity becomes 0. Hence, W is equal to minus gm m upon r. अब देखिए, अगर दो पॉइंट मास एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज डिनोटेड बाय U, दिस इज डिनोटेड बाय U। याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है ये? क्योंकि इट इज द वर्क डन बाय अट्रैक्टिव फोर्स। लिखिए, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव बिकॉज इट इज द वर्क डन बाय अट्रैक्टिव फोर्स। इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू the gravitational potential energy per unit mass, gravitational potential energy per unit mass। 1 किलोग्राम मास को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा उसको कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसकी वैल्यू हो गई माइनस gm अपॉन r। इट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसकी यूनिट होगी जूल पर केजी, जूल पर केजी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना कि एक पॉइंट मास है हमारे पास कैपिटल M, अगर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा? माइनस gm अपॉन r, और उस पॉइंट पर हमने एक मास रख दिया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस gmm अपॉन r। और मैं इसके पॉइंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा।